हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे जून माह का सेकेंड वीक का करंट अफेयर। ठीक है, वीकली सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। फर्स्ट वीडियो अपन डाल चुके हैं फर्स्ट वीक का। ठीक है, इसमें अपन सेकेंड वीक जून का समझेंगे। तो देखते हैं पहले न्यूज़। एम्स नागपुर, ठीक है, एम्स नागपुर NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है कि कौन सा एम्स NABH मान्यता प्राप्त करने वाला एम्स बन गया है, तो वो है एम्स नागपुर। ठीक है, फैक्चुअली सीधा पूछा जाएगा। यह अस्पतालों और सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड, ठीक है, जिसे NABH बोलते हैं। ठीक, यह पहला देश का पहला एम्स बन चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये फैक्ट है इतने, थोड़ा पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि कौन सा एम्स बनाया है जो NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला है। ठीक है, इसने जो अपना पहला संस्करण जारी किया था वो 2016 में जारी किया था, तो ये भी थोड़ा याद रखना NABH में। ठीक, वर्तमान में इसका 5वां संस्करण था। ठीक, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। दूरदर्शन की मशहूर एंकर गीतांजलि अय्यर, ठीक, इनका निधन हो गया 7 जून 2023 को। तो याद रखना, दूरदर्शन की एक मशहूर एंकर थी गीतांजलि अय्यर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, निधन से जो बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पहली अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फैक्ट। कौन थी ये? पहली अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थी, गीतांजलि अय्यर। ठीक है, 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी, उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार भी मिला। ठीक है, और 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी इन्हें मिला। तो याद रखना। ठीक, इतने इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना। ऐसा पूछा जा सकता है गीतांजलि अय्यर किससे रिलेटेड हैं, तो वो एंकर है। ठीक है, आगे देखो। भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच, ठीक, नेवी एकता अभ्यास के 6ठे संस्करण में भाग ले रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि एकता अभ्यास किन दो देशों के बीच है, तो भारत और मालदीव। ठीक है, और कौन सी सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स या नेवी। तो नेवी नौसेनाओं की एक्सरसाइज है एकता, भारत और मालदीव देशों के बीच। ठीक है, ये 4 जून से 3 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्री कमांडो एकता अभ्यास के 6ठे संस्करण में भाग ले रहा है। ठीक है, आगे देखो। विश्व महासागर दिवस 2023 8 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो इसका थीम याद रखना। इसका थीम है प्लेनेट ओशियन टाइड्स और चेंजिंग। ठीक, तो थीम से पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। इसका थीम क्या था? प्लेनेट ओशियन टाइड्स और चेंजिंग। आगे देखो। DRDO ने उड़ीसा के तट से अग्नि प्राइम, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो सीधा सीधा फैक्ट बन जाएगा कि अग्नि प्राइम का जो परीक्षण किया है वो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा या DRDO के द्वारा? तो DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO। 7 जून को इसका अग्नि प्राइम का इन्होंने परीक्षण किया। कहाँ से किया? उड़ीसा के तट से। इसका नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, ये नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण है। ये अग्नि जो सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, उसी की एक सीरीज है अग्नि प्राइम। ठीक, ये परमाणु ले जाने में सक्षम परमाणु, ठीक, परमाणु सक्षम की नई पीढ़ी की मिसाल है। ये 2 चरणों वाली कण स्तरीकृत मिसाइल है। इसे रेल या सड़क मार्ग से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, या रेल या सड़क मार्ग से इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाती है इसका। ये इसकी एक क्वालिटी है, और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ले जाया जा सकता है आसानी से। ठीक, तो याद रखना अग्नि प्राइम, यह है अग्नि प्राइम। ठीक, आगे देखो। जम्मू और कश्मीर को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर MPPSC के लिए, क्योंकि
उसमें एक खाद्य सूचकांक का अलग से ही आयोग है एमपीपीएससी में, ठीक है। तो वहां से इससे रिलेटेड करंट से करके इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनियन टेरिटरी में किसे मिला है, तो जम्मू कश्मीर को, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का फर्स्ट स्थान जम्मू कश्मीर को। तो यह लगातार तीसरी बार इसने प्राप्त किया है, 2022, 2021-22, ठीक है, 21-22 और 2023 लगातार। और यह राज्य खाद्य सूचकांक का कौन सा संस्करण था, यानी कौन सा नंबर का इन्होंने जारी किया था सूचकांक, 5वें नंबर का, ठीक है। ये तो होगा यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट। लेकिन बड़े राज्य जैसा केरल को इसमें क्या मिला है, फर्स्ट स्थान। केरल बड़े राज्यों में जैसे केरल आ जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, तो ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद आता है पंजाब, तमिलनाडु, ठीक। तो फर्स्ट कौन है, केरल, फिर उसके बाद पंजाब, फिर तमिलनाडु। और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक, ये इनके दूसरे और तीसरे स्थान क्रमशः है, तो याद रखना। अब छोटे राज्य में जैसे गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है, तो इनमें क्या है, छोटे राज्यों में गोवा सीट्स पर रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा रहा है, बड़े राज्यों में केरल रहा है, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर रहा है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, फसाई, जिससे शॉर्ट में अपन फसाई बोलते हैं, FSSAI, फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक। तो याद रखना, क्योंकि इस बार भी एमपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि जो फलों के ऊपर जो टैग लगा होता है वो कैसा होता है, तो वो ऐसे इससे रिलेट, करंट से रिलेट करके इसको भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे समझो, भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि भारत, फ्रांस और यूएई यानी कि दुबई, समुद्री साझेदारी करेंगे तीनों। अभ्यास कहाँ पर करेंगे, ओमान की खाड़ी में शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा उस फैक्ट से याद रखना ना, ये पहला संस्करण है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, भारत, फ्रांस और यूएई की समुद्री साझेदारी का पहला संस्करण। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला संस्करण इन तीनों देशों का कहाँ पर होगा, ओमान की खाड़ी में होगा, तो ऐसे है, ठीक है। अभ्यास में INS तरकस जो भारत की ओर से है, फ्रांसीसी जहाज सरकोफ, फ्रेंच राफेल विमान, संयुक्त राज्य अमीरात अमेरिकन नौसेना का गश्ती विमान भाग लेंगे, ठीक है। तो ये याद नहीं रखना कौन भाग लेगा, लेकिन अपन को ये याद रखना है कि पहला संस्करण हुआ है भारत, फ्रांस और यूएई का ओमान की खाड़ी में। आगे देखो, आगे मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी नवंबर या दिसंबर में कौन करेगा, भारत करेगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। भारत में ये होगा 71वां संस्करण किसका, मिस वर्ल्ड का 2023 का। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इससे पहले कब हुआ था, 1996 में, 27 साल पहले, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहले क्या हुआ था, हालांकि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, सॉरी, यूएई, हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त अरब अमीरात, को फरवरी में इस साल की प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए चुना गया था, लेकिन निर्णय को संशोधित किया गया और भारत को चुना गया। पहले से यूएई को दिया गया था इसको मेजबानी, लेकिन बाद में संशोधित करके क्या किया गया, भारत को इसकी मेजबानी मिल गई, याद रखना। मिस वर्ल्ड 2022, मिस वर्ल्ड 2022 सिनी सेट्टी, ये मिस इंडिया वर्ल्ड है, इंडिया की मिस जो है, मिस इंडिया वर्ल्ड, वो 2022 में कौन बनी थी, सिनी सेट्टी, ठीक है। इंडिया में भी होती है ना मिस इंडिया, वही वाली है। तो वो क्या है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, जो मिस इंडिया बनी थी 2022 में, सिनी सेट्टी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अपने 1966 में कौन थी, रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी, ठीक, ये तो पता ही होगा। उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994, डायना एडन ये अमेरिका साइड की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में मानसी छिल्लर, ये मिस वर्ल्ड बनी है इंडिया की ओर से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि 2022 में कौन बनी, क्योंकि 23 का तो होगा, लेकिन 2022 में कौन बनी है मिस वर्ल्ड, तो वो याद रखना, कैरोलिना वेलवास्का, ठीक है, कैरोलिना वेलवास्का, ये पोलैंड की है, ये मिस वर्ल्ड 2022 बनी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स कौन बनी 2022 में, ये तो मिस वर्ल्ड हो गई, मिस यूनिवर्स कौन बनी थे, ठीक है। तो ये याद रखना, आर वॉन्नी गैब्रियल, ठीक है, याद रखना, आर वॉन्नी गैब्रियल को क्या बनाया, मिस 2022, मिस यूनिवर्स 2022 बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हरनाज सिंधु कौन है, ये 2019 में मिस यूनिवर्स बनी थी इंडिया की ओर से, ये याद रखना, इन्होंने ही क्राउन पहनाया इनको, ठीक, 2022 में, याद रखना।
इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, इनको याद रखना। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों याद रखना 2022 के। आगे देखो, अरब सागर में बिपरजॉय, ठीक है, काफी न्यूज में इंपोर्टेंट है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान विकसित हुआ है। यह अरब सागर में इस साल का पहला चक्रवात है। तो बिपरजॉय क्या है, चक्रवात कहां पर हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो अरब सागर में। ठीक है, इसका नाम किसने दिया है बिपरजॉय, बांग्लादेश द्वारा नाम सुझाया गया। इसका मतलब होता है बंगाली में आपदा। ठीक है, इस चक्रवात का असर गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा। जो भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हैं वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये नॉर्थ इंडियन ओशियन है उसके जो आसपास जितने भी चक्रवात आते हैं, चाहे अरब सागर में या बंगाली खाड़ी, उनका नामकरण 13 जो देश हैं, ठीक है, 13 देशों का बनाकर रखी गई है कमेटी। वही 13 देश क्या करते हैं, नाम रखते हैं। ठीक है, जैसे ही बांग्लादेश है, इसके बाद इंडिया नाम रखेगा, उसका होगा तेज नाम। ठीक है, ऐसे पहले से ही डिसाइडेड हो रखे हैं। 13 नाम जब हो जाए फिर से स्टार्ट होगा, ऐसे ही स्टार्ट होता है और अल्फाबेटिकली तरीके से चलता है। जैसे बी से स्टार्ट हुआ तो बांग्लादेश, फिर इंडिया, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद इंडिया का नाम आएगा। तो ये पहले से ही नाम बना के रखे हैं 13 देश। ठीक है, जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में जितने भी चक्रवात आते हैं यही 13 देश बना के रखते हैं, नाम रखते हैं इनका। ठीक है, तो याद रखना। तो ऐसे ही पूछा जाएगा पेपर जो है किस देश के नाम द्वारा नाम सुझाया गया, तो यह बांग्लादेश, याद रखना। ठीक, ठीक है, ये है लोकेशन। ठीक, आगे देखो, भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर हॉकी खिताब जीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि महिला जूनियर हॉकी खिताब किसने जीता, भारत ने। किसे हराकर, दक्षिण कोरिया को। यह भारत ने पहली बार जीता, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का फाइनल जीता। ठीक, तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। ठीक, और आज जो फ्रेंच ओपन हुआ है लेटेस्ट, उसका भी खिताब इन्होंने जीता। उसी के साथ साथ इनका 23वां ग्रैंड स्लैम हो गया है और पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने फ्रांस ओपन में किसको हराया है, तो कैस्पर रूड को हराया है। ठीक, याद रखना। वह कम से कम 3 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट जीतने वाले पहले व्यक्ति बने गए हैं। 3 बार, कम से कम 3 बार बन गए हैं जो चारों इवेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम के। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, विंबलडन, फ्रेंच और अमेरिकी ओपन। ठीक है, ये चारों इवेंट होते हैं। वो चारों इवेंट जीतने वाले कम से कम 3 बार, तो वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 कौन जीता, और विंबलडन कौन जीता, और अमेरिका वाला, यूएस वाला जो होगा वो कौन जीतेगा। ठीक है, तो अपन एक स्पोर्ट्स का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें स्पोर्ट्स के पूरे करंट अफेयर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, अभी यहाँ पर फिलहाल इतना समझो, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीता। ठीक है, इनके एक दो पॉइंट इंपोर्टेंट है, नहीं याद रखना। आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 जून को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में द ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को 2009 से हराया। तो याद रखना, इंग्लैंड में मैच फाइनल हुआ था। तो पूछा जाता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड के ओवल में। किन 2 देशों को भी, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ट्रेविस हेड जो थे फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच जीते, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, स्पोर्ट्स करंट से। तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के सभी प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई। जितने भी आईसीसी की ट्रॉफियां होती हैं वो सिर्फ एकमात्र देश के पास है, वो है ऑस्ट्रेलिया। चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 हो, आईसीसी चैंपियनशिप हो, ठीक है, और वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट वाली जो सीरीज है वो भी। ठीक है, तो उसका तो ये सभी जो ट्रॉफी है वो सिर्फ एकमात्र देश के पास है, वो है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी जीती था 2021 में। 2021 से पहले उसने T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन 2021 में उसने अपना पहला आईसीसी T20 विश्व कप जीत लिया। इसलिए सभी ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र कंट्री है, याद रखना। ठीक है, और 2021 में जो हुआ था वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियन, उसका विजेता कौन था, न्यूजीलैंड। किसको हराया था, इंडिया को ही हराया था, तो वो भी याद रखना। ठीक, आगे देखो, सीजीए भारत गोवा में SAI यानी कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन, CGI। ठीक है, जो G20 की अध्यक्षता चल रही है इंडिया में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मीटिंग होती है, पर्यटन की अलग, ऐसे ही SAI करके है। ठीक है, इसका होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20, ये याद रखना। ठीक है, इसके
ग्रुप अध्यक्ष हैं भारत के नियंत्रण और मालिका परीक्षक CGI। ठीक है, क्योंकि CGI MPPSC में अलग से टॉपिक है तो यहाँ से करंट से रिलेट करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो CGI भारत गोवा में कहाँ पर हो रहा है? गोवा में। CGI की जो मीटिंग हो रही है गोवा में साइट 20 की, वो कहाँ पर हो रही है? गोवा में हो रही है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से बन जाएगा। और भारत के CGI कौन है? याद रखना इंपोर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइट 20 इंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष हैं, याद रखना। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? कैग हैं, याद रखना। ये स्पेशली MPPSC के अलग से दे भी रखा है इनका, तो यहाँ से करंट से रिलेट करके क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। आगे देखो, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 13 जून को चेन्नई में शुरू की जाएगी। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व कप की जो स्क्वैश चैंपियनशिप है कहाँ पर होगी? चेन्नई में। सीधा बस इतना फैक्चुअली बन जाएगा। आगे देखो, हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो वो हरियाणा सरकार है। ठीक, जितने भी वहाँ के लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार में पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक, जितने भी प्राप्त करता है उनको 10,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा, ये उनकी घोषणा की है। ठीक, आगे समझो। अगली न्यूज, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की। ठीक है, फिर से शामिल होने की घोषणा की का मतलब क्या है? ये 2017 में इस संगठन से बाहर हो गया था अमेरिका। ठीक है, इसलिए बस फिर से ये आ चुका है इसमें। 2017 में अमेरिका ने इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह और प्रबंधन समस्याओं का हवाला देते हुए यूनेस्को छोड़ दिया था। ठीक, 2017 में छोड़ दिया। तो ये अमेरिका छोड़ता रहता है, पहले भी छोड़ा है, फिर आ जाता है, फिर छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि इसकी हिस्सेदारी भी यूनेस्को में क्या हर जगह इसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है, तो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, एक तरीके से बॉस रहता है ये। ठीक है, तो वही चीज़ है। इससे पहले अमेरिका 1984 में रीगन प्रशासन के तहत यूनेस्को ने खुद से अलग कर लिया था, फिर 2003 में ये वापस आ गया था। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि किसने यूनेस्को को फिर से ज्वाइन कर लिया, तो वो अमेरिका है। ठीक, याद रखना। अब देखो, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, पवन ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर कौन आ गया? गुजरात। पहले कौन हुआ करता था? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का सेकंड स्थान पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो क्या है, 2023 तक गुजराती कुल स्थापित पवन ऊर्जा 10,416 मेगावाट थी, जबकि तमिलनाडु की 10,125 मेगावाट। थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। ठीक, तो याद रखना, पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात पहले स्थान पर पहुंच गया है। आगे देखो इसमें न्यूज, और राजस्थान के बाद 20,000 मेगावाट से अधिक की संचयी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य भी कौन है? गुजरात। ओवरऑल जो नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन करता है वो नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान। ठीक है, उसमें सौर ऊर्जा भी आया, पवन ऊर्जा भी आ जाती है। ठीक, नवीनीकरण, तो नवीनीकरण में ओवरऑल राजस्थान है, उसके बाद फिर गुजरात का नंबर आ गया है, गुजरात दूसरे नंबर पे। तो पवन ऊर्जा में पूछा जाए तो गुजरात, और ओवरऑल पूछा जाए तो राजस्थान पहले नंबर पे, याद रखना। ठीक है, देखो समग्र नवीनीकरण क्षेत्र में राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक, कुल क्षमता के स्थान पर शीर्ष राज्य। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा हो गया गुजरात, फिर तीसरे पे आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो अपन को मैंने याद रखना है कि पवन ऊर्जा में गुजरात, और ओवरऑल जो नवीनीकरण है उसमें राजस्थान। ठीक, यार आगे देखो, फिलीपींस में मयान ज्वालामुखी, मयान करके ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ है। तो कैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि मयान ज्वालामुखी किस देश में? फिलीपींस। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जाए कि फिलीपींस में हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा हुआ है, उसका नाम क्या है? तो मयान ज्वालामुखी। ठीक है, यह फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आखिरी बार यह 2018 में फटा था। ठीक, तो याद रखना, इंपोर्टेंट है। मयान ज्वालामुखी कहाँ पर है? फिलीपींस में। और ज्वालामुखी बात हो रही तो इंपोर्टेंट कुछ ज्वालामुखी उनको भी समझ लो, जैसे माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में, इंपोर्टेंट है। और मोना लोआ हवाई द्वीप, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट वेसुवियस इटली, माउंट एरेबस अंटार्कटिका, और ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, स्टॉर्म वैली इटली। ये तो इंपोर्टेंट है, स्टॉर्म वैली और माउंट एटना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ये करंट से रिलेटेड यहाँ से बन जाएगा। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो वो मयान ज्वालामुखी फटा है।
आगे देखो, भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये याद रखना। आगे देखो, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके लिए लिए हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक से भारत ने? यह ऋण समझौता हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाए कि भारत सरकार ने एडीबी से 130 मिलियन डॉलर किस राज्य के लिए लिए और किस कार्य के लिए? तो हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लिए हैं। ठीक, आगे देखो, भारत ने डिजिटल भुगतान के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बनाया और शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया। विश्व में भी जितने भी डिजिटल भुगतान करते हैं सभी देश, उन सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में डिजिटल भुगतान होता है। इससे में क्या है, अपन शीर्ष पे आ गए हैं, पहले स्थान पर आ गए हैं डिजिटलाइजेशन में, ठीक है, पेमेंट करने में। तो ये याद रखना इंपोर्टेंट फैक्ट है। माई गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 89.9 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए। आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल डिजिटल लेन देन है, वैश्विक रियल टाइम भुगतान का हिस्सा 46% है। जितना विश्व में होता है उसका 40% इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। ठीक, याद रखना। उसके बाद ब्राजील दूसरे नंबर पे, ठीक, ये अपन को ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन क्या याद रखना है अपन को? भारत पहले स्थान पर आ गया है डिजिटलाइज करने में, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में, याद रखना। भारत में पहला ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि करंट से रिलेटेड है, तो कौन सा था? बिलडेस्क। ये कब आया था? सन 2000 में आया था, इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था बिलडेस्क। तो ये इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया, ठीक, डिजिटल इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को डिजिटल के रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से लॉन्च किया था। तब से और इसका डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसी कारण अपन फर्स्ट स्थान पर आ गए हैं। 2015 के बाद देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े थे। ठीक, तो याद रखना। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिजिटल इंडिया कब स्टार्ट हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है करंट से रिलेट करके। तो 1 जुलाई 2015। आगे समझो, उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना फीफा अंडर 19 20 विश्व कप खिताब जीता। तो ये याद रखना, ठीक है। तो फीफा अंडर 19 20 विश्व कप किसने जीता? उरुग्वे ने। किसको हराया? इटली को, ठीक है। तो ये फैक्ट सीधा सीधा बन जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? अर्जेंटीना में। देश है अर्जेंटीना, ठीक। इसको अपन स्पोर्ट के वीडियो में समझ लेंगे अच्छे से। आगे देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वावेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया गांव में शुरू हुआ। ठीक, तो एक्वावेरिन क्या है? एक सैन्य अभ्यास। किन दो देशों के बीच है? भारत और मालदीव। ठीक, भारत और मालदीव के बीच। एक पिछला भी अपन ने पढ़ा था और ये भी है, तो दो इंपॉर्टेंट हो गए, भारत और मालदीव के बीच। ठीक, तो एक्वावेरिन भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वावेरिन। ठीक, और जो पिछला वाला था वो क्या है? एक नौसेना का। इसमें क्या संयुक्त है, तीनों सेनाएं आई हैं। ठीक, और कहाँ पर होगा? ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? एक्वावेरिन किन दो देशों के बीच? भारत और मालदीव। कहाँ पर? उत्तराखंड में, याद रखना। आगे देखो, सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ 7 जून से फटना शुरू हुआ है। किलाउआ कहाँ पर है? ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और ये हवाई द्वीप के भीतर है। ठीक है, तो याद रखना, किलाउआ जो ज्वालामुखी है कहाँ पर है, लोकेशन पूछी जा सकती है, तो हवाई द्वीप पे। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्वालामुखी से वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, तो करंट से रिलेटेड होकर क्वेश्चन ऐसे बन जाए। ठीक, हवाई द्वीप की लोकेशन देखते हैं अपन कहाँ पर है। ठीक, ये है यूएसए, ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर उसके पश्चिम में, ठीक, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है? हवाई द्वीप। तो याद रखना, ओशियन कौन सा? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो कुछ भी लोकेशन पूछा जा सकता है कहाँ पर है। यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, ठीक है, उत्तर में, ऐसे क्वेश्चन है, पूर्व में, और किस महाद्वीप, किस ओशियन में? तो पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन करंट से रिलेट करके ज्योग्राफी का बन जाएगा। तो आज अपन ने क्या है, जून माह का सेकेंड वीक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपन ने समझ लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।